जुलाई में 2005 काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आए थे, काफ़ी इनफेमस फ्लड्स है। 26 जुलाई बहुत ज़्यादा रेन्स हुई थी, तो तभी ऐसा हो गया था कि मेरा जो पूरा घर था इट गॉट वॉश्ड आउट। अपने जो सोशल स्ट्रेटा चेंज करना है, एक लेवल अप होना है, तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा टूल है। तो मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इंडिया में काफ़ी बच्चे जो शायद पेरेंट्स या आसपास के लोगों को देखकर एक अपना प्रोफेशन सिलेक्ट करते हैं, पर आपकी कहानी सुनकर लग रहा है कि ये आपके अंदर की आवाज़ थी। मेरा ये मानना है कि मोटिवेशन जो है वो अंदर से ही आना चाहिए। वो कोई भी बाहर का आप कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुन लो, वो सोडा इफेक्ट रहता है कि आप आधा घंटा ऐसा फूला फिर फूस हो गया। नमस्ते, कॉफ़ी विद सीए के नए हिंदी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में सीए पार्टनरशिप अचीव कर ली और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी उपलब्धियां अचीव करी है। नमस्ते जिगर शाह, वेलकम टू कॉफ़ी विद सीए। हेलो जिगर भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी वेलकम दैट आप कॉफ़ी विद सीए में आए। तो आपको कैसा लग रहा है? चेन्नई में आपने 2-3 दिन बिताया, तो थोड़ा बताइए। सो हाय हर्ष, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू एंड आई एम वेरी ग्लैड कि हम ये हिंदी में कर रहे हैं, बिकॉज कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में ही बढ़िया होते हैं, उनका डायरेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होता है। जैसे क्या कहते हैं ना कि हिंदी में बात है, हिंदी में जज्बात है। करेक्ट। तो आई एम वेरी ग्लैड कि हमने ये सीरीज़ अभी हिंदी में शुरू की है। एंड चेन्नई मैं एक्चुअली चेन्नई में आने का बहाना ढूंढते रहता हूँ, बिकॉज वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स इज वन ऑफ माई बेस्टेस्ट फ्रेंड्स, ही स्टेज ओवर हियर। अच्छा। तो एवरी टाइम आई एम ओवर हियर, वी ensure that we meet, and so it is always great to come to Chennai. Great food. I went to फूड तो बहुत अच्छा है a दैट। good South Indian restaurant yesterday, had some great dosas, so always happy, and obviously there is Zoho, so very happy to be over here. नहीं तो जिगर जी, जैसे मैंने आपके बारे में सुना है काफ़ी और मैंने आपके साथ काम भी बहुत किया है, पर मुझे आपसे पहले ये जानना था कि आपका स्टार्ट कैसे हुआ? आप कैसे ये इस प्रोफ़ेशन में आप आए और क्यों आपने ये प्रोफ़ेशन चुना? तो मैं अपने व्यूअर्स को इस आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो स्ट्रगल किया। तो जिगर भैया, मैं तो आपके साथ काफ़ी काम किया है मैंने, तो पर मुझे आपकी जो स्टार्टिंग की स्टोरी है कि आपने फ्लड्स में शायद आपने बहुत स्ट्रगल किया, तो उसके बारे में बताइए, क्योंकि हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आप कैसे वो स्ट्रगल से जीते और फिर आप कैसे सीए प्रोफेशन में आए। मैं बोलूँगा स्ट्रगल तो था वो, लेकिन काफ़ी तरीके से एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो हम बोलते हैं वैसा था। तो मुंबई में 26 जुलाई में 2005 काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आए थे, काफ़ी इनफेमस फ्लड्स है। 26 जुलाई बहुत ज़्यादा रेन्स हुई थी, तो तभी ऐसा हो गया था कि मेरा जो पूरा घर था इट गॉट वॉश्ड आउट। एंड आई माय गॉड। मेरे को अभी भी याद है कि मैं 8th स्टैंडर्ड में था तभी। मैं जस्ट स्कूल से आया था, लंच वंच किया था मैंने, एंड अचानक घर में पानी आना शुरू हो गया। एंड मैं चप्पल पहने बिना उस घर से निकला मैं तभी, और फिर वापस वो घर में कभी गया ही नहीं, बिकॉज वो ऐसा स्टेट में ही नहीं था कि हम वापस जा पाए। तो 6 मंथ्स और सो हम लोग हमारे एक रिलेटिव के घर पे रहे, उनका एक घर था खाली था, तो हम लोग वहाँ पे रहे। एंड देन पेरेंट्स समहाउ मैनेज्ड। हम लोग को हमारी एक्सटेंडेड फैमिली ने काफ़ी हेल्प किया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हमारी कम्युनिटी ने काफ़ी हेल्प किया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और मैं ऑलवेज ग्रेटफुल रहता हूँ उस चीज़ के लिए। क्योंकि दैट वाज अ टाइम जहाँ पे हम लोग को लगा कि यार कम्युनिटी क्या होती है, फैमिली क्या होती है। एंड बट एक बहुत बड़ा झटका था हमारी पूरी फैमिली के लिए। और मैं आपका उस समय आपकी एज क्या होगी उस टाइम? आई वॉज 13 ईयर ओल्ड। ओके। तो मैं इन रिट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ कि मैं काफ़ी मैच्योर्ड हो गया बिकॉज ऑफ, रातों रात आपको मैच्योर हाँ होना पड़ गया। हाँ, मैं काफ़ी मैच्योर हो गया उस एपिसोड की वजह से। ऐसा नहीं है कि मेरे को दूसरे दिन जाके ऐसा बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी टेक केयर किया चीज़ों का, लेकिन मेरे को पता चल गया कि मैं काफ़ी सीरियस हो गया लाइफ में, कि अगर हम जो सिचुएशन में हैं उससे बाहर आना है, तो एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए सिर्फ एक ही टूल है, दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन, करेक्ट। तो मैं उसके बाद काफ़ी सीरियस हो गया पढ़ाई को लेके, एजुकेशन को लेके, कि नहीं मेरे को कुछ करना है। एक स्पिरिट आ गया कि नहीं कुछ करना है, मेरे को इस सिचुएशन से बाहर आना है, मेरी फैमिली जहाँ पे है उससे बाहर आना है। सो जिगर भैया, जैसे आपने एक जगह से दूसरी जगह आप गए और आप 13 साल के थे, तो फिर ये सीए का ख्याल कहाँ से आया? कि आपके कुछ दोस्त यार थे कि जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया? तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। तो वही मैं कह रहा था कि मेरे को शिफ्ट होना पड़ा, अनप्लान्ड शिफ्ट था। हाँ। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि मैं जो नई जगह पे गया, वहाँ पे जो मेरा फ्रेंड सर्कल था,
वहाँ पे सब मेरे से बड़े थे, अच्छा। 5 साल 7 साल बड़े थे। तो मैं 8th स्टैंडर्ड में था और वो लोग सब अपनी कॉलेज कर रहे थे। तो मेरे को काफ़ी सारी विजिबिलिटी मिली कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या कोर्सेज़ होता है। उसके पहले मैं जहाँ पे रहता था वहाँ पे ऐसा कोई गाइडेंस नहीं था मुझे। तो वहाँ पे मेरे 2 फ्रेंड सीए कर रहे थे, तो मेरे को पता चला अच्छा ये कोर्स होता है। देन मैंने मेरा 10th कंप्लीट किया, मेरे को अच्छा स्कोर आया 10th में। मेरे आई गॉट इनटू द कॉलेज, मिठीबाई कॉलेज, जहाँ पे मेरे को जाना था। और वहाँ पे एटमॉस्फेयर ही ऐसा था कि 10 में से 9 लोग सीए कर रहे हैं। मिठी भाई बहुत पॉपुलर कॉलेज है हाँ, मुंबई का। मिठीबाई काफ़ी पॉपुलर कॉलेज है, वहाँ से काफ़ी सेलिब्रिटीज़ निकले हैं। एक जिगर सर भी नहीं, निकले। नहीं। तो मिठीबाई का जो थिएटर सीन है वो बहुत फेमस है। अच्छा। मैं भी गया 2 साल थिएटर, अच्छा, फिर मेरे तो को पता, थिएटर भी किया। हाँ, फिर मेरे को पता चला यहाँ पे अपनी दाल नहीं गलने वाली है। तो मैं काफ़ी सेल्फ अवेयर था। बट यस, जो मेरे साथ थे वो लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा। अभी टीवी वगैरह में काफ़ी अच्छा कर रहे ओह हैं। नाइस। एनीवेज़, तो मेरे को पता चल गया, चलो 11th-12th में थिएटर करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन मेरे को पता चला कि मैं इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन तो नहीं कर सकता। तो मेरे को लगा कि नहीं, हमको दाल-रोटी कमाने के लिए कुछ और करना है, राइट? तो देन सीए एक्चुअली इन अ वे वाज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट चॉइस, अच्छा। बिकॉज़ सीए अभी भी काफ़ी इकोनॉमिकल कोर्स है, अगर हम कंपेयर करें इंजीनियरिंग से या डॉक्टरी से वगैरह। और जो रिटर्न मिलता है हमें, हुँ, आई वुड से जो एक्सपेक्टेड फर्स्ट पेचेक है, हुँ। वो काफ़ी ज़्यादा है, राइट? अच्छा। तो काफ़ी तरीके से इट वाज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट चॉइस। मेरा पूरा एनएम मिठीबाई कॉलेज का वो एरिया, सब लोग सीए कर रहे हैं, सब फ्रेंड्स सीए कर रहे ओके, हैं, ओके। राइट? तो और तभी सीपीटी था। तो अच्छा, सीपीटी ऐसा था कि आपका 12th एग्ज़ाम हो गया, आपके पास 2 महीने हैं कुछ नहीं करने के लिए, तो आप 2 महीना तैयारी करो और 2 महीने के बाद एग्ज़ाम दे दो। करेक्ट। और आप एग्ज़ाम दो के अगर क्लियर हो जाओगे तो नेक्स्ट स्टेप में चले जाओगे। तो 2 महीना बाकी कर रहे थे तो हम भी कर लिए, अच्छा, एंड दैट इज़ हाउ आई एंटर्ड सीए। एंटर्ड इनटू सीए। तो जिगर भैया आपको कुछ चैलेंजेस फेस हुए? फॉर एग्जांपल आपने अपने मम्मी-पापा से बात करी होंगी, हाउ सपोर्टिव वर दे? वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे, ऑल ऑल थ्रू आउट। जैसे मैंने बोला कि हमारी जो भी सिचुएशन थी, मेरे को जो भी चाहिए था मेरे को मिला है लाइफ में। हुँ, वो दिवाली में फटाके आने हो कि उत्तरायण के टाइम पे पतंग आनी हो, कुछ भी हो, तो मेरे को काफ़ी, मतलब मेरे को ऐसा ज़्यादा वो लोग जो भी डील कर रहे थे हुँ। उसका इम्पैक्ट मेरी पढ़ाई में कभी नहीं आया है। अच्छा, उन्होंने मेरे को तभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। अच्छा। वही सबसे बड़ा एक फैक्टर है, कि उसने, उस चीज़ ने मेरे को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अदरवाइज हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो एक तभी के ज़माने में इंग्लिश मीडियम अफोर्ड कर सकते थे, हुँ, राइट? लेकिन फिर भी उन्होंने कैसे भी स्ट्रेच करके बाकी चीज़ें कट आउट करके मुझे एजुकेशन में कोई कमी नहीं रखी अच्छा। उन्होंने। या पेरेंट्स बहुत बड़े हेल्प हो जाते हैं। तो भैया जैसे मैं सुन रहा हूँ, आपने बहुत यंग एज में ही 0 टू 1 का सफ़र पूरा किया है। पर एक 18 साल से भी कम के बच्चे के दिमाग में क्या था कि जब उन्होंने ये प्रॉब्लम देखा, फिर उन्होंने अपनी डिसीज़न से पढ़ाई सेलेक्ट करी। तो आप उस मेंटालिटी के बारे में थोड़ा लोगों को बताइए कि कैसे आपने वो मेंटल स्ट्रगल करके वहाँ तक आप आए? तो वंस अगेन मैं बोलूँगा कि एक ये होता है शब्द कि हमें तपस्या एक शब्द है, कि हमें तपस्या जब भी हम सोचते हैं हमको सिर्फ ऋषि मुनि दिखते हैं ऐसे बैठे हुए, बट वो नहीं है। आज अगर विराट कोहली बैटिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहा है, वो भी अपनी एक तपस्या कर रहा है, कि वो अपने डाइट पे ध्यान रख रहा है, करेक्ट? तो हर व्यक्ति को अगर कुछ अचीव करना है तो थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है। और मेरे को, जैसे मैंने बोला, बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया था कि मेरे को अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो एजुकेशन ही एक टूल है। भले लोग जितना भी बोले कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, धीरूभाई अंबानी का एग्जांपल देते हैं, बट वो एक आउटलायर है। इंडिया में अगर आपको अपने जो सोशल स्ट्रैटा चेंज करना है, एक लेवल अप होना है, तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा टूल है। तो मैं ये कहूँगा कि एजुकेशन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है? वंस अगेन मैं मेंटल टफनेस एज सच काफ़ी सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट हो रही थी, हुँ, बिकॉज़ मेरे को समझ आ गया था कि पढ़ाई करनी है हमें, बाकी सारी चीज़ें हम बाद में बाद में भी। एन्जॉय कर लेंगे। तो जिगर तो भैया मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास ऑप्शन भी था ही नहीं। हाँ, कभी-कभार ऑप्शन है। ऑप्शन भी नहीं रहना इज़ कर बेटर इन लाइफ आई गेस। करेक्ट, करेक्ट। ऑप्शन नहीं होना सही में एक वंस अगेन ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ ही है। डिसगाइज़ है। तो भैया थोड़ा-सा अब आपने सीपीटी कवर कर लिया, आपने आईपीसीसी क्लियर कर लिया। पर आईपीसीसी से सीए का एक पड़ाव अलग हो जाता है। उस जर्नी के बारे में थोड़ा हम लोगों को बताइए कि आपने वो पड़ाव कैसे पूरा किया? तो मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा यस। यहाँ पे, कि सीपीटी तो मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है?
लेकिन मेरे को जैकपॉट लगा आईपीसीसी में, बिकॉज ओवर देयर आई रियलाइज कि मेरे को ये जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें मेरे को मज़ा आ रहा है। मैंने इतनी सारी नई चीज़ें सीखी उस टाइम पे, और मेरे को उस चीज़ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आने लगा, डायरेक्ट टैक्स, अकाउंट्स, एफआर वगैरह। तो ऐसा नहीं हुआ कि यार मेरे को मजबूरी में इस चीज़ करनी पड़ रही है, ठीक है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन जैकपॉट ये लग गया कि भले ऑप्शन नहीं था मेरे पास, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरे को मज़ा आ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी होती है, अगर आपको कोई चीज़ तपस्या करनी है लेकिन आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कैसे करोगे, वो बहुत ज़बरदस्ती, वो फिर बोझ लगने लगता है। करेक्ट। तो लकीली मेरे साथ वो नहीं हुआ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आईपीसीसी में मेरे को लग रहा है जो क्लासेस थे हमारे, मैंने 99.95% अटेंडेंस रही होगी मेरी। ओह! मैंने कभी क्लासेस मिस नहीं किया, बिकॉज मेरे को आई रियली एंजॉयड इट, आई एंजॉयड भाई द ट्रैफिक में भी रह के हाँ 100% क्लास बहुत बड़ी बात है। यस यस, और बस में 2 बस चेंज करके जाते थे हम। तो आई एंजॉयड द प्रोसेस, आई और मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा था कि चलो आज क्या हम नया सीखेंगे। मेरा सर्कल भी वैसा बन गया था, जो 4-5 दोस्त मेरे थे वहाँ पे, तो हम लोग, और एक वो फिर ऐसा टाइम आ जाता है कि हम सीए में इतना ज़्यादा पढ़ाई करना शुरू करते हैं कि चाय वाले के उधर भी जाते हैं तो वही कैलकुलेशन लगाते हैं कि ये दिन का कितना कमाता होगा, इसका टॉप लाइन क्या है और उसका बॉटम लाइन क्या है। तो हम बिल्कुल, पूरा मैं वो जोन में आ गया था। करेक्ट। फिर मैं आईपीसीसी क्लियर करने के बाद आर्टिकलशिप में आया। आर्टिकलशिप में भी मैं काफ़ी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे को हमेशा अच्छे टीचर्स मिले हैं, स्कूल में, क्लासेस में, और आर्टिकलशिप में मैंने आर मुनि एंड कंपनी में की। ओके। राजेश मुनि सर मेरे प्रिंसिपल थे। वहाँ पे बाकी भी जो सपोर्ट स्टाफ था, जो हमारे सीनियर्स थे, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट था वहाँ पे मैंने बहुत सीखा। वो एक मिड साइज फर्म थी, और वहाँ पे वो लोग हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते थे कि चलो ये काम है, जैसे जो में है, कल मैंने देखा कि सेल्फ लर्निंग, कि हाँ। भाई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपके पास सारे टूल्स हैं, सारे साधन हैं, आपको सवाल पूछना है पूछो, बट कोई स्पून फीड नहीं करेगा, यू लर्न। करेक्ट। तो वो प्रोसेस में मेरे को बहुत मजा आया। ऑडिट करने जाता था, आईटी रिटर्न्स बनाओ, सर्विस टैक्स था तभी। तो भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देखिए एक कभी-कभार इंडिया में काफ़ी बच्चे जो शायद पेरेंट्स या आस-पास के लोगों को देखकर एक अपना प्रोफ़ेशन सेलेक्ट करते हैं। पर आपकी कहानी सुनकर लग रहा है कि ये आपके अंदर की आवाज़ थी। हाँ। तो आपको अलग से कोई पुश है जो आप ये जो स्ट्रगल जो हम लोगों को स्ट्रगल लग रहा है बट आपके लिए वो एक एंटरटेनमेंट था। तो क्या अपना खुद का पैशन होना बहुत ज़रूरी है कि कभी-कभार आदमी दूसरे के बोलने पर जाता है फिर वो बाद में सीखता है चीज़ों को? तो मेरा मेरा ये मानना है हुँ। कि मोटिवेशन जो है वो अंदर से ही आना चाहिए। वो कोई भी बाहर का, आप कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुन लो, वो सोडा इफेक्ट रहता है कि आप आधा घंटा ऐसा फूला फिर फूस हो गया, हाँ। ठीक है। तो अंदर से जब तक मोटिवेशन नहीं आता है, ठीक है, तो कुछ भी चीज़ करनी बहुत डिफिकल्ट होती है, और उसके पीछे का जो मोटिवेशन जो होता है उसका आंसर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मुझे जब भी याद है कि सीए फाइनल की जब भी मैं पढ़ाई कर रहा था, हुँ। तभी मैंने नोट बनाया था एक, जो मैं पढ़ता था जब भी मैं डिमोटिवेटेड होता था, हुँ। और वो मैंने नोट में लिखा था कि मैं ये सीए क्यों कर रहा हूँ। ओके। तो मैंने क्लियरली लिखा था कि मैं ये सीए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे मेरी फैमिली को एक लेवल पे लेके जाना है। हुँ। मैंने लिखा था कि मेरा जो नॉलेज है वो कितने सारे बिजनेसेस को हेल्प कर पाएगा, और ये राइट। आप 20 साल के होंगे हाँ, तब आपने ये सोच लिया यस। था। और मैंने ये लिखा था कि मेरी मेरी जो मैं तभी जो तपस्या कर रहा हूँ, या तभी जो मैं काम कर रहा हूँ, वो मेरा ऑफरिंग है टू द गॉड ऑन हिज लोटस फीट, दैट्स नाइस। राइट। तो मैंने लिखा था, तो ये जो जब भी हमको क्लैरिटी होती है कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं अभी जो एग्जाम दे रहा हूँ, इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट कहाँ कहाँ तक होने वाला है, कहाँ होने वाला है, वाओ! तो हम क्लियर हो जाते हैं। मैं सिर्फ ये एग्जाम क्लियर करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं एग्जाम ये दे रहा हूँ कि मैं मेरे पेरेंट्स को एक कंफर्टेबल लाइफ दूँ, ठीक है। मेरे साथ मेरा जो जीवन साथी है मैं उसके साथ अच्छे से रहूँ, मेरे जो किड्स हैं उनको मैं अच्छे से रखूँ। प्रिविलेज दे सकूँ, मैं मेरी कम्युनिटी में इम्पैक्ट कर सकूँ, जियो कम्युनिटी मेरे को जब भी मेरे को ज़रूरत थी तभी सपोर्ट किया, मैं एक स्टेज पे ऐसा पहुँचूंगा कि मैं कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकूँ, मैं वहाँ पे इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूँ, दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट कर क्रिएट सके। कर सकूँ, राइट। तो सिर्फ ये एक एग्ज़ाम की वजह से या एक डिग्री की वजह से हम एक व्यक्ति कितनी सारी चीज़ों को इम्पैक्ट कर सकता है। आज मेरे साथ 25 लोग काम कर रहे हैं, हुँ। राइट। तो समवेयर उस चीज़ ने मेरे को अनेबल किया कि मैं दूसरों 25 लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। तो मतलब देखिए मैं आपकी आपने जितने ही पर्पस कहे उसमें मनी का टर्म ही नहीं आपने यूज़ किया है। मतलब कि देखिए मोस्टली काफ़ी लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं व्हिच इज़ अ वेरी हार्श रियलिटी।
बट आपके बातों से लग रहा है कि वो सेकेंडरी है। पहले आप अपना पर्पस क्लियर करो, फिर यस। पैसा अपने आप आई थिंक यू कैन मेक हाँ, इन द लॉन्ग रन। एम आई राइट? मेरे को लग रहा है मनी एट द एंड ऑफ द डे आउटकम है, राइट? वो तो डेरिवेटिव है। मनी, नहीं अगर तो मैं ये सोचूं कि मेरे को पैसे कमाना है, तो हाँ, पैसे तो लोग बेटिंग एप्स में भी पैसा डाल के कमाने की कोशिश करेक्ट करेक्ट करते करेक्ट। हैं, राइट? तो वो कभी भी अल्टीमेट गोल, मैं ठीक है, मैं क्लेम एक्सक्लेम नहीं करना चाहता हूँ कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरे लिए ऐसा ये नहीं था कि पैसा कमाना एक अल्टीमेट गोल था। ये है कि अगर हम हमारी फील्ड में एक्सपर्ट है, अगर हम जो कर रहे हैं सही से कर रहे हैं, इंटेग्रिटी के साथ कर रहे हैं, राइट, तो पैसा एक आउटकम है। आउटकम है, वो पैसा तो आना ही है। आना ही आना है। और अच्छा, एक डिग्री सिलेक्ट करने का भी यही था कि मेरे को पता है मेरी घर गाड़ी और रोटी कपड़ा मकान इज टेकन केयर ऑफ सेकेंड कह बिकॉज ऑफ द डिग्री। तो भैया जैसे अब देखिए, आप ऑब्वियसली यू वर वेरी मच मोटिवेटेड कि आपको पता था आपने क्या करना है, आप कर ही रहे थे। बट फिर भी लोगों के लाइफ में एक और टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं आता है। तो वो सीए जर्नी के दौरान भी फाइनल देने के टाइम कुछ आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया था, कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि मैं काफ़ी हवा में उड़ चुका था जब तक मैं सीए फाइनल में पहुंचा था, क्योंकि फर्स्ट शॉट क्लियर किया होगा आपने सब? हाँ, मैंने उसके पहले सारी चीज़ें फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा क्लियर अच्छा। की थी। और मेरा, तो मैं उस समय तक मैंने स्कूल में एमओसी होस्ट कर लिया था, एनुअल डे फंक्शन होस्ट कर लिया था। मैं मीठी बाई में ड्रामा टीम का पार्ट था। फिर मैं बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी में एज अ स्टूडेंट मेंबर काफ़ी एक्टिव था। और मैं मेरे काम में भी काफ़ी अच्छा था, एटलीस्ट आई विल। स्टूडेंट को इतना टाइम मिलता है भैया? हाँ, वो मैं निकाल के करता था। मैं इनफैक्ट अभी भी मेरे जो भी मेरे साथ काम करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो हमेशा एक बुक लेके साथ में चला करो, बिकॉज ट्रैवल टाइम का बेस्ट यूज़ ये है। हाँ ठीक है, थोड़ा डाइग्रेस हो रहा हूँ, हाँ। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सीए फाइनल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी होती बहुत। है, तो और इतनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं। तो मैंने उस बुक्स को सबको पेपर वाइज चैप्टर वाइज फाड़ दिया था, अच्छा। और ऐसे छोटे छोटे बना दिए थे फाड़ ओके। के मैंने। और मैं उस चीज़ को ट्रेन में फिर पढ़ाई करता था। माय गॉड। और ट्रेन में फिर कितनी भी भीड़ हो, दरवाजे पे खड़े हो, ये हो, आप इतना छोटा अगर पेपर है तो आप कैरी भी कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अब तभी ऑडियो लेक्चर्स वगैरह नहीं थे, तो अभी तो काफ़ी ऑडियो लेक्चर्स वगैरह है। लेकिन एक ये होता है कि अगर आपको मल्टीपल चीज़ें करनी है तो आपको टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। तो ऐसा सब मैं कर रहा था, तो मैं काफ़ी हवा में उड़ चुका था। मेरे को सब आजू बाजू भी बोल रहे थे कि भाई तेरा तो सीए होने ही वाला है, यू डिजर्व। मेरे को भी अंदर से लगने लगा, मतलब मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को लगा कि इंस्टीट्यूट क्या है। मतलब एग्जाम तो फॉर्मेलिटी है, सीए तो हम है ही, हम अच्छा। तो बनने ही वाले हैं। रैंक कितना है मुझे वो देखना है हाँ, बस। सीए तो बनने ही वाले हैं, अभी क्या है अभी, ठीक है। लेकिन जब भी मैंने वो फर्स्ट अटेम्प्ट का फर्स्ट पेपर मेरे हाथ में आया, पहले 20 मिनट में मेरे को पता चल गया कि ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं होना है। मस्त एक आंसू मेरे आँख में से नीचे गिरा पेपर पे। और मेरे को पता था कि इसका रीज़न और कोई नहीं है, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मेरी जो तैयारी है वो नहीं है। अच्छा। तो उतना मैं अपने आप को क्रेडिट दूंगा कि मेरे में एक सेल्फ अवेयरनेस था। ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं थी कि अरे पेपर टफ था इसके लिए मैं क्लियर नहीं हुआ, या लक खराब है मेरा इसके लिए मैं क्लियर नहीं हुआ। मैं बिफोर रिजल्ट ऑन डे 1 ऑफ द फर्स्ट पेपर मैं क्लियर था कि मैं इस अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाऊंगा अनफॉर्चुनेटली, और अगर मैं कर भी लूँ तो मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, बिकॉज मेरे को पता चल गया था कि मेरी तैयारी इनफ नहीं है। तो इवेंचुअली मैंने सारे पेपर्स दिए, और आशुतोष भाई को मैं मिला। आशुतोष भाई मेरे हमेशा से मेंटर रहे, आशु भाई मैं बोलता हूँ उनको। हम लोग 11-12 स्टैंडर्ड में जब भी मैं था, वो मेरे से 10 साल सीनियर है, और वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जब भी मैं उनको मिला तब से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो मेरे को हमेशा गाइड करते रहते हैं। तो एज सुन एज मैंने मेरे सारे पेपर्स ख़त्म किए, मैंने रिजल्ट की राह नहीं देखी। अगले दिन मैं जाके उनको मिला कि ये ऐसा ऐसा है और मेरे को लग रहा है कि मैं नहीं क्लियर नहीं कर होऊंगा। पाऊंगा। तो उन्होंने मेरे को 2 ही चीज़ बोली। उन्होंने बोला कि एक तो ये है कि तू ये गलती मत कर कि तू रिजल्ट का राह देखेगा पढ़ाई शुरू करने के लिए। तू तेरी पढ़ाई शुरू कर ले अभी से। अगर तू पास भी हो गया तो ठीक है ना, नॉलेज तो तेरे पास ही है, हाँ। राइट? तो तू टाइम पास मत कर 2 महीना। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली कि ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है, अच्छा। बिकॉज एक तो क्लियर अभी तेरे पास अपॉर्चुनिटी है रैंक के लिए खेलने की। ओके। तेरे पास टाइम भी ज़्यादा है, तूने ऑलरेडी पढ़ लिया है,
तो अभी तू रैंक के लिए एम कर। मैं बोला भैया अपन एकदम एवरेज स्टूडेंट है, रैंक कहाँ पे, हमने सोचा ही नहीं है कभी रैंक वगैरह, हम तो पास हो जाए तो ही बहुत है। बट हमारे काफ़ी सारे कॉन्वर्जेशंस हुए उस दौरान, एंड इवेंचुअली मैंने रियलाइज़ किया कि अगर हमको कुछ भी चीज़ अचीव करनी है तो देन इट इज़ ओनली टाइम एंड एफर्ट। ठीक है, अगर हम टाइम एंड एफर्ट डालते हो, कुछ लोगों को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, कुछ लोगों को कम टाइम देना पड़ता है। करेक्ट। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, तो एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो उनको इतना टाइम एंड एफर्ट नहीं देना होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं तो उनको ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट देना पड़ता है। लेकिन आपकी जो क्वालिटीज़ है या आपका जो एप्टीट्यूड है उसके हिसाब से टाइम एंड एफर्ट अगर देते हो तो कोई भी चीज़ पॉसिबल कर सकते हो, हासिल कर सकते हैं। और ऐसे भी पढ़ाई करनी है, उसमें तो है नहीं कुछ। तो मेरा सबसे बड़ा माइंड शिफ्ट ये हुआ कि मुझे रैंक के लिए एम करना है। तो उसमें हिंदी में बहुत अच्छे से बोलते हैं कि निशान चूक माफ, नहीं माफ नीचा निशान। अच्छा। कि अगर लंबा निशाना लगाया और वो चूक गया तो चलेगा, लेकिन निशाना ही नीचे लगाया हमने एम ही लो किया है तो उसकी कोई माफी नहीं है। तो निशान चूक माफ, नहीं माफ नीचा निशान, ये मैंने एक मंत्र बना लिया मेरी लाइफ में। तो एक और 0 to 1 आपने कवर किया। यस। एंड फिर मैंने लिखा था, बहुत अच्छी चीज लिखी थी मेरे उधर, कि चलेगा नहीं चलेगा, कि लाइफ में से ये एटीट्यूड निकालना पड़ेगा कि ठीक है ना भाई, चलता है एटीट्यूड एक जो बहुत काफी बार कम आ जाता है, कंप्लेसेंसी बोलते हैं, कंप्लेसेंसी, राइट। कि तो मैंने लिखा यार चलेगा नहीं चलेगा। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे हैंडराइटिंग बहुत खराब थे। अच्छा। ठीक है, तो सीए फाइनल में सबसे पहले तो मैंने पेन आइडेंटिफाई की कि क्या मैं कौन से पेन से पेपर लिखने वाला हूँ। नीचे से आपने शुरुआत किया, जैसे ये स्टार्टिंग अगेन बच्चे जैसे स्टार्ट करते हैं बचपन से। मैंने पेन आइडेंटिफाई में कि मैं ये पेन से फाइनल का पेपर लिखने वाला हूँ। अच्छा। ठीक है, तो मैंने बोला कि अभी मैं यही पेन से सारी प्रैक्टिस करूंगा। और मैं रोज रात को एक पेज राइटिंग प्रैक्टिस करता था, नर्सरी के बच्चे की तरह। और वहां पे मैं लिखता था, अच्छा ये मेरा बी ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, सी ऐसा हो रहा है, मेरे स्पेलिंग मिस्टेक हो रहे हैं। और बिकॉज ये मैंने 4 महीने तक किया, उसका इम्पैक्ट मेरे को पेपर में दिखा। मेरी जो स्पीड थी, जिस हिसाब से पेपर दिख रहा था, प्रेजेंटेशन दिख रहा था, इट वाज अ शिफ्ट। तो ये एक था कि, और ये अगर मैं रैंक के बारे में नहीं सोचता ना तो नहीं होता, क्योंकि माइंड शिफ्ट पूरा चेंज हो गया कि अच्छा रैंकर जो है वो कैसा पेपर लिखेगा। अच्छा यार रैंकर का तो हैंडराइटिंग ऐसा नहीं होगा। तो मैं बोल सकता हूँ जिगर भैया कि आपने पीछे से कैलकुलेशन करी, आपने एक लेवल सेट कर दिया, फिर वहां से आपने बैक कैलकुलेट किया कि मुझे वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। करेक्ट। ये अगर आप एवरेज में रखते हो तो शायद आपकी एफर्ट्स भी एवरेज होते हैं। एफएस भी एवरेज होते हैं। फिर आप रैंक लाए नहीं लाए, कैसे इसका? तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का जो स्कोर था वो 377 के आसपास था। 377 के आसपास था। तो 800 मार्क टोटल होता है, 400 पासिंग होता है, एंड आई गॉट 377। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल था। और मोस्टली पीपल वुड बी 400, 410 के आसपास होते हैं। ये पासिंग होता है? हाँ, पासिंग होता है। एंड आई स्कोर्ड नेक्स्ट टाइम अराउंड 475 और सो। तो मैंने रैंक मिस किया 10-12 मार्क्स से वहाँ पे, लेकिन 475 मेरे लिए एकदम अनइमेजिनेबल था। वो बहुत अच्छा स्कोर होता है सीए में। तो और मेरे को काफ़ी सारे पेपर में एग्जाम्शंस थे। मेरे को 8 में से 6 पेपर में एग्जाम्शंस थे, एग्जाम्शन यानी 60+ थे वैसे। तो कहीं ना कहीं जो मैंने एम किया था, वंस अगेन मैं बोलूँगा, निशान चूक माफ नहीं माफ, नीचा निशान जो है वो मेरे लिए चला। बिकॉज अगर मैं निशान नीचे रखता तो मैं शायद से 400 भी नहीं ला पाता, या मैं 401 402 पे सिमट जाता। लेकिन मेरे को 477 आया क्योंकि मैंने रैंक के लिए आपने वो एम किया। हाँ, एम ही मैंने ऊंचा कर लिया। तो एक बहुत अच्छा ये सीख है जो आने वाले बच्चे हैं, जो सिर्फ सीए नहीं कोई भी डिग्री के लिए जाए, अगर आप पहले अटेम्प्ट, या तो आप अपने आप को शुरू दिन से वैसा रखो, और कभी अगर आप प्लग कर भी जाते हो तो भी मोटिवेशन नहीं हारना है। वी शुड गिव इट वन मोर ट्राई विद डबल द एफर्ट। तो इसमें मेंटरशिप भैया आप क्या बोलोगे, मेंटरशिप कितना इंपॉर्टेंट? तो भैया जैसे मैंने आपकी स्टोरी सुनी कि आपने कैसे स्ट्रगल किया है, फिर आपने उस पे आपने जीता भी है उस स्ट्रगल को, पर कहीं ना कहीं मैंने एक वर्ड आपसे सुना, सेल्फ अवेयरनेस एंड मेंटरशिप। तो मेंटरशिप के बारे में थोड़ा सा लाइट दीजिए भैया कि हाउ इंपॉर्टेंट इज मेंटरशिप? मेंटरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अर्जुन को भी कृष्ण जैसे मेंटर की जरूरत पड़ी थी। जब भी अर्जुन धुरंधर था, ठीक है, अर्जुन के गुरु भले द्रोणाचार्य थे लेकिन मेंटोर कृष्ण था। करेक्ट। तो अर्जुन जैसे व्यक्ति को अगर
एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ सकती है तो हम तो कुछ भी नहीं है। क्या होता है ना कि हमें एक तो एक साउंडिंग बोर्ड मिल जाता है कि हम किसी के साथ बात कर सकें और वो हमें शायद से वैलिडेट करे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, और अगर हम कहीं पे गलत जा रहे हैं तो हमें करेक्ट डायरेक्शन में लेके जाए। सही बात और उनके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उसका हमें एक निचोड़ मिल जाए। है। जैसे आशु भाई मेरे मेंटर रहे हैं काफ़ी टाइम से, काफ़ी सारे मेंटर रहे हैं, मैं बोलूँगा सागर भाई करके एक थे, वो भी सीए थे। तो मेंटोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेंटोर के ऊपर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेंटोर को बहुत अवेयर होना पड़ता है कि उसके जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं उसके मेंटी के ऊपर। जब नींव बन रहा है किसी करेक्ट। का। अगर समझो मेरे को आशु भाई कुछ भी डिस्करेजिंग बोल देते हैं या कुछ भी बता देते हैं, तो मेरे लिए वो पत्थर की लकीर हो जाती है, बिकॉज मैंने उनको बहुत हाई पेडेस्टल पे रखा है, राइट। तो मेंटोर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप बहुत अवेयर रहो कि आप क्या शब्द यूज़ कर रहे हो अपने मेंटी के लिए। तो ये बहुत नाजुक एक रिलेशनशिप होता है, बहुत क्रिटिकल रिलेशनशिप होता है, लेकिन एक मेंटोर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो भैया जैसे अब आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर ठीक है टेक्नोलॉजी में मैं बाद में आता हूँ। आपने अपना सीए कवर किया, फिर मैं आपका जो प्रोफाइल जानता हूँ कि आप शायद 9 ईयर्स से एक्सपीरियंस्ड हो और आपने अपने ही फर्म में काम किया है। आई थिंक योर सरनेम इज शाह बट यू आर वर्किंग विद एसके राठी, Correct. यू हैव नेवर वर्कड एनी कंपनी। करेक्ट। तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि ये जर्नी क्या था? यस, तो वंस अगेन आशुतोष भाई कम्स इनटू द पिक्चर। तो बेसिकली हम लोग स्वाध्याय में साथ में थे। अच्छा। तो स्वाध्याय एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसका बेस स्पिरिचुअलिटी है। अच्छा। पांडुरंग शास्त्री आठवले हमारे गुरु हैं, दादाजी बोलते हैं हम उनको। तो क्या हुआ कि मैं बहुत यंग एज में आशुतोष भैया के साथ था। तो मैं ये एक और चीज़ बोलूँगा सबके लिए कि आपको ऐसी जो वॉलेंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अलग अलग जगह पे आपको कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है, वो आपको लेना चाहिए। अच्छा। बिकॉज आप नए लोगों से मिलते हो और आपको पता नहीं कि कौन सा कनेक्ट आपको कहाँ पे लेके जा सकता है और क्या हेल्प कर सकता है। जब भी मैं स्वाध्याय में गया था तभी मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं आशुतोष साठी के साथ पार्टनर बनूंगा। मेरा इंटेंशन ये था कि अच्छा ये यार वीक महीने में 4 बार मिलते हैं और उसमें एक बार डिबेट होता है, तो मेरे को डिबेट में बहुत मजा आता है। अच्छा। तो मैं उसके लिए लेकिन मेरे को उसमें कितना अच्छा सर्कल मिला वहाँ पे, राइट। तो हमें जहाँ पे भी बच्चों को, और ये अभी नहीं मिलती कि मेरे को अपॉर्चुनिटी, राइट, वो एक एज में मिलती है जब भी आप कॉलेज में हो। तो आप जितनी भी जगह पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जितनी भी जगह पे इन्वॉल्व हो सकते हो, आपको होना चाहिए। कॉलेज फेस्टिवल है, आपके बिल्डिंग में कुछ हो रहा है, कुछ एनजीओ में आप पार्ट हो जाओ, बिकॉज आपके कनेक्शन पता नहीं कहाँ पे क्या बने। तो वंस अगेन आशुतोष भाई को मैं बहुत छोटे एज में मिला, जब भी मैं 11th-12th में था। वो एज आई सेड मेरे से 10 ईयर सीनियर है, और हमारा दोनों का जो सोर्स है, जो संस्कार है, वो स्वाध्याय से आते हैं। तो वो हम लोग एक लेवल पे हैं, या हम कॉमनिलिटी है एक हमारे बीच में, राइट। तो एक हमारा वेवलेंथ हमेशा से मैच कर गया वहाँ पे। फिर मैं फास्ट फॉरवर्ड 5 इयर्स लेटर, हमने 2-3 साल काफ़ी काम किया, फिर हम लोग दोनों बिजी हो गए हमारी लाइफ में, और फिर वापस 2-3 साल के बाद सीए फाइनल के बाद मैं उन्हें मिला। तो जैसे मैंने बोला कि तभी मैं 2 महीने उनके साथ काम कर रहा था, उनका एक साइड प्रोजेक्ट था। तो वहाँ पे वो साइड प्रोजेक्ट में उन्हें एक ओपिनियन चाहिए था ऑन सर्विस टैक्स। अच्छा। तो थैंक्स टू माय ट्रेनिंग विद आर मुनि, मैंने तो उनको एकदम प्रोफेशनल ओपिनियन बना के दे दिया। तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट कि अच्छा ये अगर तुम ये एज पे कर सकते हो ये, तो मतलब तुम में कुछ बात है। तो देन उन्होंने बोला कि मेरे डैड का फर्म है, राठी सर, सुरेंद्र राठी उनके डैड है। मैं आशुतोष भाई खुद ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो अगर तुमको इंटरेस्ट है तो आई कैन ओपन दिस डोर्स फॉर यू। ओके। तुम्हारे पास हमारा खुद का ऑफिस है, वहाँ पे खुद का ऑफिस है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तुमको ये मिल जाएगा। इसके बाद तुम इस चीज़ को कहाँ पे लेके जाओगे वो तुम्हारे ऊपर है। तो उस तरीके से मैं प्रैक्टिस में आया, एंड आई वुड से ऑलमोस्ट वेरी नेक्स्ट डे मैं एज अ पार्टनर, जैसे ही मैंने फाइनल क्रिएट किया, एज अ पार्टनर मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि आप वन ऑफ द फ्यू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे जो सीए क्लियर करते ही आप पार्टनर बन गए। करेक्ट। आपने कोई जॉब बिग फोर किसी में मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया लाइफ में, मैं सिर्फ सीधा आर्टिकलशिप में इंटरव्यू दिया था। हाँ। उसके बाद मैंने लाइफ में कोई इंटरव्यू आप ले रहे हो। हाँ, और अभी तुमको दे रहा हूँ। तो जिगर भैया अभी टेक्नोलॉजी इज द और एआई इज द बून वर्ड सो टू से लास्ट 2-3 साल में।
पर मुझे आपका भी व्यू पॉइंट चाहिए कि आई थिंक मतलब आई नो दैट यू आप खुद एक टेक गाय है। जैसे मुझे याद है हमने एक आपके साथ वेबिनार किया था, उसमें प्रेजेंटेशन को भी आपने अलग टेक में लेकर आए थे। हम लोग सब स्क्रीन शेयर करते थे बट उसमें भी आपने चेंज करा। तो ये टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है और आने वाले टाइम में ये एआई या फिर टेक्निकल एस्पेक्ट अकाउंटेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा? तो अगर संक्षेप में आप वो हमें बता सके तो। मैं बोलूँगा कोविड के बाद काफ़ी सारी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, अच्छा। राइट? और टेक हम सब समझते हैं कि बेसिक फाउंडेशन में टेक है। लकीली वंस अगेन जैसे ही मैंने प्रैक्टिस शुरू की तभी जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हुआ जो जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सॉफ्टवेयर बना रहे थे। सही जीएसटी नाम था सॉफ्टवेयर का, और मैं डोमेन पार्टनर था वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस हुआ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एपीआई क्या होता है, अच्छा। आपकी टेक लैंग्वेज के कोड फट जाना क्या होता है, अच्छा। राइट? तो वो हमारी लैंग्वेज नहीं है अकाउंटेंट्स की। और आपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हाँ, आप नहीं हो। तो वो सारी चीज़ें मेरे को काफ़ी पता चली। तो मैं अच्छा। काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि यार फ्यू लाइन ऑफ कोड्स कैसे चीज़ों को ट्रांसलेट कर सकती है इन सो मेनी थिंग्स। इट इज़ एक्चुअली लाइक मैजिक। और अच्छा, अच्छा, करेक्ट, अच्छा। दैट इज़ मेरे को ऐसा लगता है एज़ अ नॉन इंजीनियरिंग गाय, मेरे को तो मैजिक लगता है। अगर आप किसी को 100 साल पहले बताओगे हाँ। कि ऐसा होता है तो उसके लिए तो ये जादू ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, सॉफ्टवेयर जो भी काम करता है, बिल्कुल। राइट? तो इट वाज़ लाइक मैजिक। तो मैंने डिस्कवर किया कि यार टेक में अनलिमिटेड पोटेंशियल और अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है। और फिर मेरे में फिर थोड़ा एक कीड़ा आ गया कि चलो नए-नए टूल्स देखते हैं। तो मैं काफ़ी सारे टूल्स एक्सप्लोर करते रहता हूँ मेरे ऑफ़िस में भी, कि चलो इसके लिए ये करते हैं, इसके लिए ये करते हैं। काफ़ी काफ़ी बार ओवरडू हो जाता है, हुँ, लेकिन हम वी एंड अप गेटिंग द राइट थिंग फॉर आवरसेल्व्स। हुँ। तो मैं काफ़ी सारे टूल्स वगैरह जो है वो मैं एक्सप्लोर करते रहता हूँ। और अकाउंटेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। हुँ। तो आपको अगर अडॉप्ट करना है तो आपको ट्रायल एंड एरर करता करते रहना रहना पड़ेगा, पड़ेगा। ताकि आप वो कर्व के आगे रहे। हुँ। ठीक है? अदरवाइज आप कर्व के बहुत पीछे रह जाओगे। बहुत पीछे रह जाओगे। तो भैया एक लेगेसी सॉफ्टवेयर वर्सेस अ क्लाउड सॉफ्टवेयर, भी क्लाउड भी काफ़ी चीज़ें हो रही है बट लोग डरते हैं थोड़ा क्लाउड से। तो उसपे आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस अगर बताओ कि आपने कैसे क्लाउड को अडॉप्ट किया वर्सेस अ लेगेसी सॉफ्टवेयर, आपको क्या डिफरेंसेस समझ में आए उसमें? मैं मैं बोलूँगा ये नोशन है कि लोग डरते हैं क्लाउड से। हुँ, लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं। हुँ, मैं मेरी कम्युनिटी में सीए कम्युनिटी की बात करूँ तो अभी लोग, अगर हम ज़ोहो की ही बात करें तो पीपल आर ओपन टू अडॉप्ट टू समथिंग लाइक ज़ोहो। हुँ। उनको पता चल गया है कि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर या आवर, राइट? तो मुझे तो कोई रेजिस्टेंस नहीं लगता है। और एक गलत एक नोशन है कि सीएस टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट नहीं करते। मेरा ऐसा मानना है कि जो लेवल पे सीएस अडॉप्ट करते हैं चेंजेस को, हुँ। वो लेवल पे और कोई प्रोफेशन नहीं कर सकता। बिकॉज हमको हर साल लॉ चेंज होता है और हमको हर साल अडॉप्ट करना पड़ता है। तो वी आर ट्रेन टू अडॉप्ट टू थिंग्स। करेक्ट, करेक्ट। 40 मैं अगर मेरे पार्टनर की बात करूँ, माय हुँ। पार्टनर राठी सर इज 72 ईयर ओल्ड। ओह! ठीक है? ओके। तो उन्होंने जब भी काम शुरू किया था तभी बैलेंस शीट वगैरह सब पेपर पे बनता था। हुँ, लेजर की डबल एंट्री पेपर पे होती थी। हुँ। आईटीआर फॉर्म्स भी लोग लाइन लगा के फॉर्म्स लेते थे और हाथ से भर के सबमिट करते थे। बट आज के दिन वो सारी चीज़ें कंप्यूटर पे कर रहे हैं। ओह! वो सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं एट द एज ऑफ 72। इट इज़ बिकॉज़ वो कंटिन्यूअस अडॉप्ट चेंज किया है अडॉप्ट किए। उन्होंने करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। चीज़ों को। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भैया, जो काफ़ी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कभी-कभार थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाते हैं, बट अडॉप्ट आपको करते रहना पड़ेगा चेंजेस के साथ। यस, एम आई राइट? यस, यस। अदरवाइज़ आप आउटडेटेड हो जाओगे, राइट? हाँ, अदरवाइज़ आप आउटडेटेड हो जाओगे बिकॉज़ आपके क्लाइंट्स कुछ और यूज़ कर रहे हैं, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन कुछ और है और करेक्ट। आपका स्किल लेवल उनसे मैच नहीं हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। करेक्ट? तो आपको अपने स्किल को अपग्रेड करते रहना करते पड़ेगा। रहना पड़ेगा। फ़र्क ये हो गया है कि जो स्पीड से चीज़ें चेंज हो रही हैं और जो स्पीड से आपको अपना स्किल अपग्रेड करना है, वो बहुत फ़ास्ट हो गया है। या तो आप वक़्त के साथ बदल जाओ वरना हाँ, वक़्त आपको बदल करेक्ट। देगा। तो भैया जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से काफ़ी सीरियस बातें करते, हमने भी काफ़ी सीरियस बातें की, तो मैं थोड़ा फन एलिमेंट की बातें आपसे करना चाहता हूँ। तो मैं 3-4 क्वेश्चन पूछूँगा आपसे। तो व अगर आपको कोई सेलिब्रिटी के साथ आपको डाइन आउट करने का मन हो, तो वो कौन सा सेलिब्रिटी होगा और क्यों? सो संदीप महेश्वरी करके यूट्यूबर है। यस। मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा बिकॉज़ वो जितने सेल्फलेस हैं हुँ। और जो उन्होंने बहुत साल पहले कमिटमेंट दी थी कि वो कभी पैसे नहीं कमाएँगे अपने यूट्यूब से। अच्छा, तो आज भी उनका चैनल जो है वो मोनेटाइज़ नहीं है वॉव! और उनको 100 करोड़ का ऑफ़र आया था। अच्छा।
एक कोई तो ओटीटी प्लेटफॉर्म से अपना कंटेंट उधर लेके जाने के लिए, पर उन्होंने मना कर और उन्होंने मना कर दिया। वाओ पुराने ज़माने में हम बोलते हैं कि ऋषि मुनि प्रतिज्ञा लेते हैं हम्म कि एक बार प्रतिज्ञा ले ली हम्म फिर टस से मस नहीं होते। हम्म वैसी चीज़ आज के टाइम में हम कितनी प्रोमिसेस देते हैं करेक्ट करेक्ट कि मैं तुमको 10 बजे मिलूंगा, हम 10:30 बजे आते हैं, हम्म बट इतनी बड़ी कमिटमेंट, इतनी बड़ी प्रॉमिस दे दी है, ठीक है। अभी आज मेरे को कोई अगर 100 करोड़ ऑफर नहीं कर रहा है तो मेरे लिए बहुत ईजी है बोलना कि मैं तो नहीं लूंगा, लेकिन जब भी ऑफर किया तभी टेस्ट है हाँ उस व्यक्ति का, करेक्ट और वो टेस्ट उसने क्रॉस अच्छे से किया है। पास किया वेरी वेरी नाइस भैया आप कोई बुक रिकमेंड करना चाहोगे जो आने वाले बच्चे या किसी के लिए भी अक्रॉस एज कोई बुक अगर आप रिकमेंड करना चाहोगे सो एक बुक है द प्रोफेशनल बाय सुब्रतो बागची। अच्छा मेरा ऐसा सही में मानना है कि ये बुक हर एक प्रोफेशनल कोर्स में इट शुड बी पार्ट ऑफ द करिकुलम। अच्छा सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, इवन इंजीनियर्स, ये सबको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हम सीख तो लेते हैं स्किल, लेकिन एक सही प्रोफेशनल क्या होता है वो हमें उस वो बुक बुक से समझाती है। अच्छा भैया जैसे आपके तो अच्छे खासे एक्सपीरियंस हो गए आप कोई ना कोई आर्टिकल या कोई स्टूडेंट या कोई मेंटी कुछ ऐसा कोई फनी एनेक्डोट आपको जैसे होता है ना कि आप कोई सीरियस चल रहा है और अचानक से उसने कुछ ऐसा कहा और आपको हंसी आ गई आपका मूड चेंज हो गया ऐसा कोई एग्जांपल रहा है आपके लाइफ में तो ऐसा ऑफिस में काफ़ी बार होता है। हाँ एक तो मेरे को पता नहीं मेरे ऑफिस वाले मेरे से क्यों डरते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ही एंटर करता हूँ ऑफिस हाँ तो सब धड़ 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 शांत हो जाते शांत हो जाते हैं एकदम। हाँ, तो एक दो बार मैंने पब्लिक को रील्स बनाते हुए पकड़ा। अच्छा अच्छा तो वो सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कहना चाहूँगा कि समथिंग लाइक अ रील, राइट, दैट इज द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज जो ऑडियंस है वो वही लैंग्वेज समझ रहा है। यहाँ पे भी आप अडेप्टेबिलिटी दिखाते हो हाँ, तो फिर मैं वो रील का फिर पार्ट बन जाता हूँ। अपनी वेरी वेरी नाइस और लास्ट लास्ट फन एलिमेंट क्वेश्चन आपसे कि आपके हिसाब से कौन सा कोई भी एक सेलिब्रिटी या एनीवन वो मतलब जो एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकता है जो अकाउंटेंट नहीं है बट आपके हिसाब से कोई पर्सनालिटी जो अच्छा अकाउंटेंट बन सकता है तो मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि कटरीना कैफ हम्म वो सब पैसे वैसे का बहुत ध्यान रखती है, वो बहुत अच्छा चिंदी है ऐसा। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि कटरीना कैफ हाँ, वो एकदम हिसाब किताब एकदम बराबर रखती है। विकी कौशल उनकी तारीफ कर रहे थे। अच्छा मेरी वाइफ भी ऐसी है, अच्छा ठीक है। वो मेरे को हर एक पैसे का मतलब हिसाब मांगती भी है और देती भी है, अच्छा और रीएम्बर्समेंट भी क्लेम करती है मेरे से। अच्छा अच्छा तो आई थिंक कटरीना कैफ विल डू वेरी वेल, वेरी गुड बट एंड आई विल लाइक टू हैव हर एज माय पार्टनर। चलिए जिगर भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके एक समझ में है कि एक हमारे एक नोशन है कि सीएस आर वेरी सीरियस बट आपसे मिलकर लगा कि नहीं सीएस कैन डू सो मेनी अदर थिंग्स आपने इतने सारे एक्टिविटीज करी अपने कॉलेज लाइफ से लेके अभी तक तो बड़ा अच्छा लगा मिलके थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।